हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 2 और आज हम एक टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, जिसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। और बच्चों, कभी आपने लेक्चर नंबर 1 जिसमें हमने बायोट-सेवर्ट लॉ पढ़ाया था कभी नहीं पढ़ा है तो आज आपको बायोट-सेवर्ट लॉ समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले जो है वो उस लेक्चर को वॉच करें और फिर इस लेक्चर पर आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के लेक्चर को। तो आज के लेक्चर का टॉपिक क्या है, पहले हम टॉपिक के नाम से शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये टॉपिक का हमारा नाम है करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है सब कुछ आज हम पढ़ेंगे। ये कैरिंग लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है, करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, ये हमारे आज का टॉपिक है जिसे आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और क्या क्या इस टॉपिक में कवर करना है सब कुछ आज मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि टॉपिक आखिर है क्या। तो सबसे पहले आप टॉपिक को देखें तो लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। लॉन्ग है, लॉन्ग का मतलब तो समझ गए होंगे, ये लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो ये जो लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है इसे मैं फिर से बना दूं, ये लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए कितना करंट फ्लो हो रहा है आई। ठीक है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। और आपको ये तो पता होगा जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, हाँ है ना। तो सपोज हमने मान लिया कि इस पी पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। क्या हुई है बच्चों, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है और मैग्नेटिक फील्ड को हम डीबी से शो करते हैं। अब आप बहुत से बच्चों ने पूछा है कि डीबी क्या होता है, तो मैं फिर से बता दूं, ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। तो मान लीजिए मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, देखिए आपको दिख रहा होगा, छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसका नाम देता हूँ ए बी और इस वायर का नाम दे देता हूँ एक्स वाई। एक्स वाई क्या है, ये वायर एक्स जो है वायर का स्टार्टिंग पॉइंट है और वाई जो है वायर का एंडिंग पॉइंट है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया होगा, ये वायर समझ में आ गया होगा। तो ये एक्स वाई एक वायर है और उसके अंदर हमने एक छोटी सी स्मॉल एलिमेंट लेंथ ली है। क्या ली है, डीएल लेंथ ली है बच्चों। और हमने इस एलिमेंटल लेंथ के बीच में जरा सा एक पॉइंट लिया है, ओ पॉइंट लिया है और ओ से किसको ज्वाइन कर दिया है, पी पॉइंट को। अब पी ओ से पी पॉइंट की डिस्टेंस को हमने कितना मान लिया है, आर मान लिया है। मैं फिर से बता दूं, देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, लॉन्ग है, देखिए लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी लेंथ जो है स्मॉल एल है। ठीक है, और हमने एक छोटी सी लेंथ ले ली है डीएल का एक मिड पॉइंट ले लिया है ओ और ओ से किसको ज्वाइन कर दिया है, पी पॉइंट पर। और ओ से पी के बीच की दूरी कितनी ले ली है, आर ले ली है। क्यों ली है सर, क्योंकि आपको बताया गया था जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। तो हम इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। तो ओ से पी पॉइंट के बीच की दूरी कितनी ले ली है, आर ले ली है बच्चों। अब क्या किया है हमने, इस पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस वायर पर। ठीक है, इस पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वायर पर और इसको हमने नाम दे दिया है, मान लीजिए क्यू नाम दे दिया है। ठीक है, ओ और ये पी और ये क्यू। ठीक है, और ये डीएल जो है स्मॉल लेंथ है, ये आपको डीएल लेंथ दिख रही होगी और ये ओ पॉइंट भी दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो इसे हम यहाँ बना देते हैं, साफ दिखेगा, दिख रहा है बच्चों। अब और हमने इस एंगल को क्या नाम दे दिया है, थीटा। आपको पता ही होगा डीएल लेंथ और पी पॉइंट के बीच का जो लाइन ज्वाइनिंग होती है उसके बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, और इस एंगल को हमने क्या नाम दे दिया है, फाई एंगल। क्या नाम दे दिया है, फाई। कभी किसी ने बायोट-सेवर्ट लॉ नहीं पढ़ा तो मैं यहाँ पे रफ में बता दूँ। याद कीजिए डायग्राम बनाया था बायोट-सेवर्ट लॉ के लिए जिसमें ये एक वायर था जिसमें कितना करंट फ्लो हो रहा था, आई करंट फ्लो हो रहा था और यहाँ पर हमने एक डीएल लेंथ ली थी, बिल्कुल याद होगा आपको। डीएल लेंथ से आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट लिया था जहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे थे, याद होगा आपको। और इस एंगल को हमने थीटा लिया था, देखिए डायग्राम वही बना है,
वही लिया है, बस आज अंतर क्या है, यहाँ पर वायर जो है वो लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, लॉन्ग का मतलब बड़ा लंबा सा वायर है, सीधा सा वायर है। तो ये वायर जो है सीधा सा है, ओ पॉइंट से पी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, डिस्टेंस आर है, इस एंगल को थीटा दे दिया, ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ बेटा, ड्रॉ 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 पी क्यू। हमने एक पी क्यू लाइन ड्रॉ की है परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, सही है। और लेट कर लिया है एंगल कौन सा एंगल बेटा, ओ पी क्यू को हमने कितना मान लिया है, फाई एंगल मान लिया है, कितना मान लिया है, फाई मान लिया है, और इस एंगल को थीटा मान लिया है। चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। हमें इस पी पॉइंट पर क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इस पी पॉइंट पर क्या निकालनी है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, वो भी किसके कारण, इस लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण। इसका स्टार्टिंग पॉइंट x है, एंडिंग पॉइंट y है, और हमने छोटी सी लेंथ ली है, एलिमेंटल लेंथ dl, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट a है और एंडिंग पॉइंट b है। तो चलिए बच्चों मैग्नेटिक फील्ड निकालने का ठेका किसके पास है, बायोट-सेवर्ट लॉ के पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, बाय कौन सा, बायोट-सेवर्ट लॉ। जिसने लास्ट क्लास पढ़ी है उसको याद होगा, उसमें टी जो होता है साइलेंट होता है बायोट-सेवर्ट लॉ में। और बायोट-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, याद कीजिए बच्चों, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसे मैं इक्वेशन नंबर क्या दे देता हूँ, फर्स्ट। अब बहुत से लोग पूछ रहे हैं डीवी क्या है, तो डीवी जो है मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट पी, किसके कारण, इस वायर के कारण। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, और डीएल क्या है, स्मॉल लेंथ है, दिख रही होगी डीएल स्मॉल लेंथ है। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा ये थीटा जो है एंगल है, और आर क्या है, आर जो है डिस्टेंस है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो इसे इस इक्वेशन पे मैं बड़ा सा डब्बा लगा दूं, क्योंकि इस इक्वेशन का अभी फिलहाल कोई काम नहीं है, सबसे एंड में आएगा, मैं आपको बताऊंगा क्यों। तो ये आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ कांस्टेंट है। तो आप कहेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है। डीएल जो है वो कांस्टेंट नहीं है, क्यों नहीं है, ये चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि डीएल लेंथ तो लगातार अभी छोटी ली है, डीएल लेंथ बड़ी भी हो सकती है, तो डीएल तो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। थीटा भी कांस्टेंट नहीं, पूछो क्यों, क्योंकि मान लीजिए कभी आपने इस डीएल लेंथ को यहाँ ना लेते हुए यहाँ लिया होता, तो बताओ थीटा एंगल अलग होता। इमेजिन करें कभी आप यहाँ से ड्रॉ करते तो थीटा एंगल जो होता वो अलग होता कि नहीं होता। ये एंगल देखिए, ये वाला जो एंगल होता वो अलग होता, सही है कि नहीं। और कभी आप यहाँ से कैलकुलेट करते तो ये थीटा एंगल अलग होता, बिल्कुल अलग होता सर, बिल्कुल अलग होता, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब थीटा भी चेंज हो रहा है। और बच्चों बताओ अभी आर जो है इतना है, पर यहाँ पर आर क्या होता है, बड़ा होता, मतलब यहाँ पर तीन चीज़ें जो है, एक तो 1 DL साइन थीटा और आर स्क्वायर, ये जो तीनों चीज़ जो है वो लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, सही है बच्चों। तो अब मैं बारी बारी से इन तीनों की वैल्यू निकालूंगा। तो सबसे पहली बारी मैं किसकी लेता हूँ, साइन थीटा की। मैं सबसे पहला अपना जीवन का लक्ष्य बनाता हूँ कि मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ। चलो तो निकालो बच्चों। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ OPQ। क्या आपको ट्राइंगल OPQ दिख रहा है, ये रहा OPQ। कहाँ दूर जा रहे हैं आप, नहीं दिख रहा, तो एक काम करता हूँ मैं इसे अलग से बना देता हूँ जिससे साफ साफ नज़र आए। तो ये रहा Q पॉइंट, ये रहा Q पॉइंट 90 डिग्री है, और ये रहा पॉइंट O, ये रहा O, और ये रहा P। तो मैं ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है, फाई है, दिख ही रहा है आपको। तो इन ट्राइंगल OPQ में बता दूं ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ये तो पता होगा। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल कौन कौन से है, थीटा, दूसरा एंगल है फाई, और तीसरा एंगल कितना है, 90। तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 180। ये नहीं पता तो सुन लो, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 180, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, फाई की वैल्यू निकाल रहा हूँ। सर तो क्या करें, 90 को उधर ले जाए तो 180 माइनस 90 इज 90, और थीटा को भी उस तरफ ले जाए तो माइनस का थीटा, सही है। अब मैं दोनों तरफ क्या ले रहा हूँ, दोनों तरफ एक काम करता हूँ, मैं थीटा की वैल्यू निकालता हूँ। किसकी वैल्यू निकालता हूँ, थीटा की। तो थीटा को यहीं रहने देता हूँ और फाई को उस तरफ ले जाता हूँ, ठीक है बच्चों। क्या किया है मैंने,
थीटा को यहीं रहने दिया और फाई को उस तरफ ले गया। अब मेरा पहला जीवन का पहला लक्ष्य क्या है, साइन थीटा की वैल्यू निकालना। तो मैं दोनों तरफ क्या लिख देता हूँ, साइन थीटा। दोनों तरफ क्या लिख देता हूँ बच्चों, साइन 90 माइनस, दोनों तरफ साइन ले लेता हूँ, ले ही सकता हूँ बिल्कुल, यहाँ पर साइन ले लिया और यहाँ पर भी साइन। अब बच्चों ये तो साइन थीटा एज इट इज, कोई दिक्कत ही नहीं है, पर साइन 90 माइनस फाइव किसी को पता हो और नहीं भी पता हो तो आपको पता होना चाहिए, साइन 90 माइनस फाइव क्या होता है, कॉस फाइव। एक काम करता हूँ, मैं इसे इक्वेशन ए नाम दे देता हूँ और इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो मेरे जीवन का पहला लक्ष्य तो पूरा हो गया। पहला लक्ष्य क्या था, साइन थीटा की वैल्यू निकालना, और साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, कॉस फाइव। ठीक है बच्चों, अब मेरे जीवन का दूसरा लक्ष्य क्या है, आर की वैल्यू निकालना। किसकी वैल्यू निकालना बच्चों, आर की वैल्यू निकालना। तो मैं आर की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। तो मेरे जीवन का दूसरा लक्ष्य क्या है, किसकी वैल्यू निकालना, आर की वैल्यू। तो मैं आर की वैल्यू निकालने के लिए फिर से ट्राइंगल OPQ में ही चलता हूँ। किसमें बच्चों, OPQ। सर OPQ कहाँ है, ये दिख तो रहा है भाई, OPQ नहीं दिख रहा सर, मैं दिखाता हूँ, OPQ नहीं दिख रहा। तो वापस वही तो ट्राइंगल है बच्चों, ये रहा Q पॉइंट जिस पे एंगल 90 है, और ये रहा O पॉइंट जिस पर एंगल थीटा है, और ये वाला P पॉइंट जिस पर एंगल कितना है, फाई है। और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डाला था उस डिस्टेंस को एक काम कर लेते हैं, हम A मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। तो ये डिस्टेंस A है और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, R है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। अब बच्चों मुझे क्या निकालना है, सोच के बताओ। मुझे निकालना है R की वैल्यू। अब बच्चों बताओ ये 90 है, तो 90 के सामने वाला क्या होता है, 90 के सामने वाला सर हाइपोटेनियस होता है, ये तो हम बचपन से जानते हैं। तो 90 के सामने वाला क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस। और एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। सर तो यहाँ पर तो दो एंगल है, कौन से, थीटा भी है और फाई भी है। मैं किस एंगल की बात करूं, तो मुझे इस एंगल की बात करनी है, इस फाई वाले की। सर फाई की क्यों, क्योंकि देखो मैं साइन थीटा को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर चुका हूं, किसमें, फाई में। अब हमारा हीरो एंगल कौन है, फाई। तो फाई के सामने वाला कौन होगा, परपेंडिकुलर। सही है। अब बच्चों देखिए, शुरू में साइन थीटा था, माना बायोट-सेवर्ट लॉ में साइन थीटा है, पर अब मैं इक्वेशन फर्स्ट में मेरा लक्ष्य क्या था, साइन थीटा की वैल्यू निकालना। और साइन थीटा की वैल्यू निकाल के मैं क्या ला चुका हूँ, कॉस फाई। मतलब मेरा लक्ष्य पूरा हो चुका है फाई में। तो मेरा हीरो एंगल कौन है, फाई। तो एंगल के सामने वाला कौन होगा, परपेंडिकुलर। तो बच्चों बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, बच्चों बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है। तो आपसे कोई पूछे ये एंगल के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस। अब मैं थोड़ी सी गड़बड़ कर गया, मुझे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है आर की वैल्यू निकालने से। अब आर की वैल्यू तब निकलेगी ना जब एक नोन हो, हाँ है ना। तो यहाँ पर आर की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पर कौन सी वैल्यू यूज़ करूँगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और आपको पता है कॉस फाई जो होता है वो क्या होता है बच्चों, cos phi is base upon hypotenuse। ठीक है, cos phi is base upon hypotenuse। बच्चों एक क्वेश्चन मन में उठ रहा है, बेस ही क्यों लिया, बेस ही क्यों लिया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्यों लिया, क्योंकि बेस में एक वैल्यू हमें पता है वो क्या है, a है। ठीक है, और हाइपोटेनियस में हमें वैल्यू पता है वो क्या है, r है। और आपका लक्ष्य क्या है, r की वैल्यू निकालना। तो मैं r को इस तरफ ले जाऊं और cos phi को कहाँ ले जाऊं, नीचे। तो a अपॉन cos phi। ठीक है, और cos phi का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं cos phi का रेसिप्रोकल होता है sec phi। तो मेरे जीवन का दूसरा लक्ष्य भी पूरा हो गया। किसकी वैल्यू निकालना, किसकी वैल्यू निकालना बच्चों, r की वैल्यू भी निकालना। मेरे जीवन का दूसरा लक्ष्य भी पूरा। पहला लक्ष्य यहाँ पर पूरा हुआ था, देखिए पहला लक्ष्य इस जगह पूरा हुआ था, दूसरा लक्ष्य इस जगह पूरा हुआ। अब तीसरा लक्ष्य क्या है, dl की वैल्यू निकालना। चलिए बच्चों, तो dl की वैल्यू निकालने के लिए मैं कौन से ट्राइंगल का यूज़ करूँ, देखिएगा। तो मैं DL निकालने के लिए देखिएगा मैं कौन से ट्राइंगल का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं मान लेता हूँ ये जो लेंथ है O से लेके Q तक की लेंथ जो है वो L है। क्या है बच्चों, O से Q तक की लेंथ क्या है, L है। तो देखिएगा मैं यहाँ पर फिर से ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, इन ट्राइंगल OPQ। तो इन ट्राइंगल OPQ कहाँ है, तो ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, वही ट्राइंगल है जिसको बार बार बना रहे हैं। ये ट्राइंगल में O पॉइंट था, ये P पॉइंट है, ये Q है, ये 90 है, ये फाई है, ये थीटा है, और ये वाली लेंथ कितनी है, L है, ये A है, ये R है। सही है। अब बच्चों बताओ मैं यहाँ से L की वैल्यू कैसे निकालूँ। तो बच्चों हमारा हीरो तो ये वाला एंगल है,
सही है, हीरो। और हीरो के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये कौन है, बेस है, और ये कौन है, हाइपोटेनियस है। ये भी आपको अभी पिछली बार बताई थी। अब बच्चों बताओ ऐसा क्या करें कि हमें L की वैल्यू मिल जाए, L की वैल्यू मिल जाए। तो L की वैल्यू मिलने के लिए मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ tan phi। क्या लगा रहा हूँ बच्चों, tan phi। सर tan phi क्या होता है, तो tan phi होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चों बताओ परपेंडिकुलर क्या है, सोच के बताओ, परपेंडिकुलर कौन है, तो परपेंडिकुलर है L है, और बेस कौन है, A। सर एक बात समझ में नहीं आई, आपने साइन थीटा क्यों नहीं लगाया, साइन फाई क्यों नहीं लगाया। साइन फाई इसलिए नहीं लगाया क्योंकि साइन फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाँ है ना, परपेंडिकुलर तो L है, पर हाइपोटेनियस कौन है, R है। और हमें R, अभी तो देखिए मैंने जीवन का दूसरा लक्ष्य क्या निकाला, R की वैल्यू निकाली। अब मैं वापस यहाँ पे R डाल दूंगा तो यार मेरे R की वैल्यू यहाँ डाली और यहाँ पे फिर से क्वेश्चन में R बना दूँ, ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं R को क्या कर रहा हूँ, अवॉइड कर रहा हूँ। क्यों अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से R की वैल्यू पहले ही निकाल दी है। अब यहाँ पे मैं R को अवॉइड कर रहा हूँ, कर दिया अवॉइड। तो बच्चों बताओ यहाँ से L की वैल्यू क्या आ जाएगी, L की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी बच्चों, A tan phi। सही है, L की वैल्यू क्या आएगी, A tan phi। तो बच्चों दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दे तो L का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, DL। A तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और tan phi का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर phi। ठीक है, आपको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। L का डिफ्रेंशिएशन आपको याद होगा, मैं यहाँ पर चलो बेसिक से समझाता हूँ। बेसिक से क्या पता आपको डिफ्रेंशिएशन ना आता हो, बायो के स्टूडेंट हो, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू phi। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, phi के। तो यहाँ पर L का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dl बाई डी फाई। A तो कांस्टेंट है, बाहर निकला, और tan phi का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर phi। तो यहाँ से मैं dl की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या आएगी बच्चों, sec स्क्वायर phi डी फाई। ये हमारा तीसरा लक्ष्य भी क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। ये मेरे जीवन के 3 लक्ष्य थे, तीनों लक्ष्य क्या हो चुके हैं, पूरे हो गए। एक तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों की वैल्यू जो है अब मैं कहाँ डालने वाला हूँ, इस इक्वेशन। बच्चों ये डेरिवेशन थोड़ा सा टफ है माना, पर आपको सिखाया जाए तो सीखा जा सकता है। क्या किया, पहले तो डायग्राम पे कंसंट्रेट करें, और डायग्राम में तीनों जो हमारे लक्ष्य थे, तीनों डायग्राम का संबंध इस ट्राइंगल से है। कौन से ट्राइंगल से, O, Q और P से। इन्हीं तीन पॉइंट के बीच जो ट्राइंगल बन रहे हैं, तीनों से ही हमें क्या निकालना था, साइन थीटा निकालना था, जिससे हमारा आंसर पूरा cos phi में आ जाए। अब हम थीटा को अवॉइड कर रहे हैं, हमें मतलब अब किससे, फाई से, इसलिए हमने फाई लिया। सर cos phi ही क्यों लिया, क्योंकि cos phi में बेस है और हाइपोटेनियस है। हमें एक नोन वैल्यू चाहिए और अननोन चाहिए। तो नोन है A और अननोन कौन है, R, और R की वैल्यू निकल गई, अननोन की वैल्यू निकल गई। अब अगली बार हमने tan phi क्यों लिया, क्योंकि हमें एक नोन चाहिए और एक अननोन चाहिए। तो अननोन कौन है, L है, और नोन कौन है, A है। सर R की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसलिए R को अवॉइड करेंगे। ठीक है, अभी क्या कर दो, इस सारी वैल्यू को पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन A, इक्वेशन में क्या कर दो, ये सारी वैल्यू को डाल दो। ये रही सारी वैल्यू, क्या है बच्चों बोलो, तो dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। dl की वैल्यू कितनी है, ये रही dl की वैल्यू जो है, ये रही dl की वैल्यू sec स्क्वायर phi डी फाई। ये dl की वैल्यू डाल दी मैंने। अब dl के बाद कौन है, साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू है cos phi। और नीचे क्या है, r स्क्वायर। तो r की वैल्यू है a sec phi। तो r स्क्वायर क्या होगा, तो r स्क्वायर होगा a स्क्वायर sec स्क्वायर phi। कुछ कट रहा हो तो बताए, हाँ सर sec स्क्वायर phi से sec स्क्वायर phi कट रहा है। तो बच्चों dB इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो dB इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू नॉट आई साथ में, और नीचे 4 पाई a स्क्वायर, बिल्कुल। और यहाँ क्या बचेगा, डी फाई cos phi, जिसे बदल के लिख ले तो cos phi डी फाई। अब बच्चों ये बात तो समझ में आ गई। अब ये dB क्या है, dB क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, वो भी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इतनी सी लेंथ। आपको पूरे वायर के कारण निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो dB का क्या कर दो बच्चों, इंटीग्रेट कर दो। यहाँ पर म्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 4 पाई
ए स्क्वायर कांस्टेंट है। सर ए क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ए तो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। और हम किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं? कॉस फाई का, तो कॉस फाई डी फाई। ठीक है, अब हम लिमिट डाल रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की लिमिट तो क्या आ जाएगी? 0 से भी। और कॉस फाई यहाँ पर इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है बच्चों? फाई के रिस्पेक्ट में। और फाई क्या था बच्चों? देखिए फाई जो है, फाई क्या है? इस छोटी सी लेंथ से पी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच का एंगल है, हाँ है ना ये फाई। पर बच्चों मान लो कभी आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेट करने के लिए लोअर लिमिट चाहिए प्लस अपर लिमिट चाहिए। लोअर का मतलब होता है कि भैया उस वायर का, ये जो वायर का सबसे छोटा पॉइंट है वो कहाँ है? इस जगह, तो ये लोअर लिमिट यहाँ से आएगी, हाँ है ना। तो इस एंगल को आपको मानना पड़ेगा -φ1। सर माइनस क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे मैथ्स में, कभी आपने सेंटर लाइन ले ली तो सेंटर लाइन के नीचे वाला एंगल माइनस होता है और ऊपर वाला एंगल क्या होता है? प्लस होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो हमने इस लोअर एंगल को मान लिया, लोअर एंगल को -φ1, और इस अपर एंगल को क्या मान लिया? +φ2। बच्चों ये बात समझ में आई होगी, नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर ये क्या हो रहा है, अभी तक समझ में नहीं आया है। बच्चों देखिए मैं आपको यहाँ पर फिर से समझाता हूँ। देखिए ये y पॉइंट था, ये पॉइंट x था, हाँ है ना वायर का, और ये रहा हमने छोटी सी लेंथ ले ली dl, और ये रहा p पॉइंट, हाँ है ना। इसको इससे ज्वाइन कर दिया था, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था, तो ये एंगल क्या हो गया था? फाई। पर ये लोअर लिमिट वाला एंगल तो ये होगा ना, तो ये वाला एंगल जो होगा वो होगा -φ1, और यहाँ से जो एंगल होगा वो क्या होगा? +φ2। माइनस क्यों लिया? क्योंकि भैया कभी स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन से नीचे वाला एंगल माइनस होता है और ऊपर वाला एंगल क्या होता है? प्लस होता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो हम यहाँ पर लिमिट लिख देते हैं। क्या लिख रहे हैं बच्चों? लिमिट लिख रहे हैं। तो लिमिट क्या आएगी बच्चों, बता सकते हैं? तो लिमिट आएगी -φ1 लोअर लिमिट से अपर लिमिट +φ2। ठीक है, तो बच्चों अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि जगह कम पड़ रही है। तो आपने कभी ये लिख लिया तो लिख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। ले लिया? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं बस इतना सा मिटा रहा हूँ इस वाली लाइन को, क्योंकि मुझे कुछ केस भी लेने, एक आध केस लेना पड़ेगा उसे समझने के लिए। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? b, और लिमिट क्या आ जाएगी? 0 से b, और म्यू नॉट i अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों? 4πa² जो लिखा ही हुआ है। और बच्चों आपको पता होना चाहिए cos फाई का इंटीग्रेशन प्लस साइन फाई होता है, माइनस नहीं आता। cos फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई होता है और लिमिट आती है -φ1 से +φ2। बेसिक चीज़ें आनी चाहिए आपको, ठीक है। और यहाँ पर लिमिट डाली तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट म्यू नॉट i अपॉन 4πa²। अब तो काम लग गया बच्चों, खेल लग गए। तो लिमिट क्या आएगी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है बच्चों? साइन φ2। अपर लिमिट क्या है बच्चों? साइन φ2। φ2 कौन सा एंगल है? अपर एंगल, x के साथ बनने वाला p पॉइंट का एंगल है। और माइनस फॉर्मूले का, और लोअर लिमिट में क्या आएगा? तो लोअर लिमिट में क्या आएगा बच्चों? अपर लिमिट तो साइन φ2 और लोअर लिमिट क्या आएगी? माइनस का साइन माइनस का φ1। ठीक है बच्चों, माइनस का φ1। ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करें सर, अभी भी बाकी है? हाँ बच्चों अभी भी बाकी है। तो b - 0 इज b, म्यू नॉट i अपॉन में 4πa², ये भी आ गया होगा। और बच्चों ये क्या लिखा है? तो ये लिखा हुआ है साइन φ2। और बच्चों ये क्या है? तो मैं आपको यहाँ पर ब्रैकेट में बता दूँ, क्योंकि बायो के स्टूडेंट को बिल्कुल समझ में नहीं आता है। साइन माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। मतलब साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। इसका मतलब ये वाला जो माइनस है बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही माइनस बाहर आया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और साइन φ1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P का। सही है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। अब कभी आपको डायरेक्शन निकालनी है तो बच्चों देखिए, वायर ऊपर जा रहे हैं, वायर ऊपर जा रहा है, तो करंट को आपने, ये थंब को आपने क्या शो किया है?
याद कीजिए, राइट हैंड थंब रूल हमने लगाया था लास्ट क्लास में। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, थंब क्या शो करेगा, थंब क्या शो करेगा, करंट शो करेगा। तो ये जो उंगलियां घूम रही है वो क्या शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्या शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी जा रही है बच्चों, अंदर जा रही है। तो अंदर को हम किससे शो करते हैं, याद कीजिए, किससे बच्चों, क्रॉस से। क्रॉस का मतलब इनसाइड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी बच्चों, अंदर की तरफ होगी। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक केस लेते हैं, जैसे मैं ब्लू पेन से लिखूंगा तो केस लेते हैं। देखिएगा मैं केस क्या ले रहा हूँ, तो एक ही केस लूंगा मैं, केस 1 एक ही केस है। अब मान लीजिए मैंने एक केस लिया, क्या लिया कि वायर जो है इनफाइनाइट लॉन्ग है। वायर जो है इनफाइनाइट लॉन्ग है। इनफाइनाइट का मतलब समझ गए होंगे कि मतलब इसका जो अपर पॉइंट है वो भी इन्फिनिटी पे और लोअर पॉइंट भी कहाँ है, इन्फिनिटी पे। और ये रहा पी पॉइंट। ठीक है, ये अपर पॉइंट भी इन्फिनिटी पे है, लोअर पॉइंट भी इन्फिनिटी पे है और ये रहा पी पॉइंट। तो बच्चों बताओ, इसका अपर पॉइंट इन्फिनिटी पे है तो अपर पॉइंट जो एंगल बनाएगा पी पॉइंट के साथ वो कितना होगा। तो आप कहेंगे कि सर इन्फिनिटी तो होता ही नहीं है। हाँ है ना, इन्फिनिटी मतलब बहुत ही ऊपर पॉइंट होगा, बहुत ही ऊपर, बहुत ही ऊपर। तो खुद ही अपनी गर्दन उठा के देखो, गर्दन उठा के देखो, ये एंगल कितना बनेगा, 90। सर 90 क्यों, मुझे तो ये थोड़ा सा कुछ 75 दिख रहा है या 65 दिख रहा है। जवाब है बच्चों 65 या 75 बोर्ड पे इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपने इसका अपर पॉइंट फिक्स कर दिया है, जबकि अपर पॉइंट यहाँ नहीं, कहाँ होगा, वो तो इन्फिनिटी पे होगा। अब इन्फिनिटी पे होगा तो देखिए आपकी गर्दन ऊपर उठती जाएगी और इन्फिनिटी के पॉइंट को देखने की कोशिश करेगी। तो आपकी गर्दन कितना एंगल बनाएगी, 90। और नीचे वाली पॉइंट पे भी कितना एंगल बनेगा, 90। सही है बच्चों, मतलब φ1 भी 90 होगा और φ2 भी 90 होगा। हाँ है ना, तो φ1 भी 90 होगा और φ2 भी 90 होगा। सर कब के केस में, व्हेन वायर इज इनफाइनाइट लॉन्ग। तो ये ब्लू पेन से मैं लिख दूं, ये केस कब लिया है, व्हेन कंडक्टर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। ठीक है, वायर इन्फिनिटी मतलब इतना लंबा है कि उसकी लंबाई जो है इन्फिनिटी है। ये तो वायर एक छोटा सा वायर था इसलिए एंगल फिक्स होंगे, पर इन्फिनिटी लॉन्ग है तो ऊपर वाला पॉइंट तो जाने कहाँ होगा, गर्दन ऊंची होती जाएगी और नीचे देखोगे तो नीची होती जाएगी। तो नीची हो या ऊंची, एंगल कितना बनेगा, 90। अब बच्चों बताओ, यहाँ पर 90 रखा तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या आंसर आएगा, μ0 I अपॉन 4 पाई a स्क्वायर। और यहाँ पे 90 रखा तो साइन 90, यहाँ पर रेड पेन से कर दो कि मैं इस केस में 90 रखूँगा, इस केस में भी 90 रखूँगा। तो साइन 90 कितना होता है, 1। साइन 90 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो μ0 I 2 अपॉन में 4 पाई a स्क्वायर। 2 से 4 कैंसिल, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो आंसर आएगा वो आएगा μ0 I अपॉन में 2 पाई a स्क्वायर। सर a क्या है, हम तो a भूल गए। a जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी। ठीक है, तो ये जो आंसर आया है इसको याद कर ले, ये दोनों आंसर को याद कर ले। हम इस पर अब क्या करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब वायर की लंबाई फिक्स है। और ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब वायर इन्फिनिटी लंबा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। मानता हूँ डेरिवेशन टफ था, पर क्या आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और नहीं समझ में आया तो बच्चों एक बार वीडियो को और देखें, शुरू से देखें, क्योंकि ये जो लेक्चर मैंने समझाया है या फिर ये जो डेरिवेशन समझाया आप ही के सामने समझाया है। ये डायग्राम जो बनाया है आप ही के सामने मैंने धीरे धीरे करके बनाया, ऐसा नहीं कि एकदम से बना दिया। तो बच्चों समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर ये अच्छे से समझ में आ गया। थोड़ा सा बड़ा जो था डेरिवेशन बड़ा है, टफ है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं इस पर। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। बच्चों आप समझ चुके होंगे कि अभी यहाँ पर एक छोटी सी गलती हुई थी जिसकी वजह से जो फाइनल आंसर आया है वो थोड़ा सा गलत आ गया है। तो आपने क्या वो गलती ढूंढी है बच्चों, बता सकते हो क्या गलती हुई थी? तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इसी जगह पर कभी आप वीडियो को वापस देखें तो इस जगह पर जब हम DL की वैल्यू रख रहे थे तो DL की वैल्यू जो आई थी वो आई थी a sec² phi d phi,
और गलती से मैंने सिर्फ क्या वैल्यू डाली, सेक स्क्वायर 5 वैल्यू डाली है। तो बच्चों आप खुद ही करेक्ट करें, और यहाँ पर जब वैल्यू पुट की थी इक्वेशन नंबर ए में, तो आप सेक स्क्वायर 5 d5 तो रखा हुआ है, ए को भी डालें, ए को डालते हैं तो जब हमारा आंसर आता है तो मैग्नेटिक फील्ड का टोटल फाइनल आंसर जो मैं लिख रहा हूँ वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए, यहाँ पर 4 पाई आएगा, 4 पाई ए, और यहाँ पर था साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये हमारा कब का है, जब स्ट्रेट वायर था। और ये आंसर कब आएगा, ये आंसर कब आएगा, तो ये आंसर सेकंड वाला जब आएगा जब आप लॉन्ग इनफाइनाइट वायर यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं बच्चों, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। तो बच्चों एक गलती हो गई थी, उस गलती को आप सुधार सकते हैं। यहाँ पर मैंने पिछली बार ए स्क्वायर लिखा था, जबकि ए स्क्वायर नहीं, क्या आएगा, ए आएगा। बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो इसको आप नोट डाउन कर लें, पीछे वीडियो को वापस आप वॉच करें तो आपको पता चल जाएगा हाँ गलती क्या थी। छोटी सी गलती है पर कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्मूले को याद कर लें। चलिए बच्चों, तो ये फॉर्मूला तो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल कर रहे हैं जिसका पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि इनफाइनाइट लेंथ के, कितनी लेंथ के, इनफाइनाइट लेंथ के। यहाँ पर ये भी एक इनफाइनाइट लेंथ का सेकंड कंडक्टर है। इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है 20 एम्पियर का अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है 30 एम्पियर का डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दिख रहा होगा आपको, करंट 20 एम्पियर और इसमें 30 एम्पियर। और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट पी, क्यू एंड आर। आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, फिर इस पॉइंट पर निकालनी है, देन इस पॉइंट पे निकालनी है। मतलब आपको 3 बार अलग अलग आंसर निकालने हैं। तो कहाँ पर निकालने हैं, सबसे पहले तो 8 पॉइंट पी पर निकालनी है, पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कहाँ पर बच्चों, पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हमें पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो चलिए आप अभी सिर्फ पी पॉइंट पर गौर फरमाएं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको फिलहाल के लिए मिटा रहा हूँ जिससे आपका ध्यान यहाँ पर ना जाए। तो पी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, ये इस पी पॉइंट पर। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण निकाल रहे हैं, तो आपको ये बात पता होगी, जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, हाँ है ना बच्चों। जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, और मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगी उसका फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे। ये क्यों नहीं लगा रहे, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब वायर की कोई लेंथ फिक्स हो। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब वायर इनफाइनाइट लॉन्ग है। तो ये वायर जो है इनफाइनाइट लॉन्ग है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगेगा। बच्चों बताओ फॉर्मूले में किस किस का जिक्र होता है, तो फॉर्मूले में जिक्र होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड 1 के कारण निकाल लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड 1 के कारण बोलो क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए। म्यू नॉट आई, कोई बताएगा आई कितना है, तो आई जो है वो है 20 एम्पियर, और 2 पाई तो एज इट इज़। और ए क्या होता है सर, ए होती है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है बच्चों, डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 10/100 मतलब 0.1 मीटर लिख सकते हैं बच्चों। तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1। अब हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 निकाल रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड 8 पॉइंट पी ड्यू टू 2, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, बोलो क्या लगेगा बच्चों, म्यू नॉट आई। यहाँ पर मैं I1 I2 दे देता हूँ। तो I1 कौन है, फर्स्ट करंट था, और I2 कौन है, सेकंड करंट है। तो म्यू नॉट I2 अपॉन में 2 पाई ए होता है फॉर्मूला। तो म्यू नॉट तो एज इट इज़, करंट की वैल्यू कितनी है सेकंड केस में 30 एम्पियर, और 2 पाई ए। सर ए कितना होगा, ए कितना होगा, तो इस बार बताओ, इस वायर से पी पॉइंट की डिस्टेंस तो 10 सेंटीमीटर थी, पर बच्चों इसी पॉइंट से इस सेकंड वायर की डिस्टेंस क्या होगी, तो आप समझ गए होंगे सर इस बार तो 30 सेंटीमीटर है, और 30 सेंटीमीटर कितना होता है, 0.3। सही है। तो बच्चों इस P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक तो इसके कारण भी क्रिएट होगी और इसके कारण भी क्रिएट होगी, हाँ है ना। और बच्चों आपको बता दूं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है, हाँ है ना। तो सबसे पहले तो हम इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं। तो इसके कारण बच्चों आपको पता होगा राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालता है। तो देखिए करंट ऊपर जा रहा है, थंब शो करता है, तो ये जो उंगलियां होंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगी। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी क्या होगी, फर्स्ट के कारण बाहर की तरफ आउटसाइड, हाँ है ना बच्चों। और आउटसाइड को हम किससे शो करते हैं, डॉट से शो करते हैं, पर अभी कर नहीं रहे, देखिए आउटसाइड।
और बच्चों यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो देखिए ये यहाँ पर करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, तो मैं यहाँ पर करंट को नीचे की तरफ फ्लो कर रहा हूँ। देखिए ये करंट नीचे फ्लो हो रहा है, देखिए करंट नीचे फ्लो हो रहा है। तो बताओ मेरी उंगलियां कहाँ की तरफ जा रही है, करंट नीचे, तो उंगलियां कहाँ की तरफ जा रही है, कहाँ की तरफ जा रही है बच्चों, देखिए कहाँ की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ। तो ये जो हो रही है कहाँ की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ, हाँ है ना। इसका मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर क्या होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर क्या होगी, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगी। सर एडिशन क्यों नहीं, एडिशन तो तब होता ना जब ये भी आउटसाइड होता, ये भी आउटसाइड होता, या फिर ये इनसाइड होता, ये भी इनसाइड होता। तो P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी, उनका सब्ट्रैक्शन होगा। तो सब्ट्रैक्शन कैसे निकालेंगे, 1 के कारण माइनस 2 के कारण। सब B1 कितना है, तो B1 ये रहा म्यू नॉट। एक काम करते हैं, आप कभी दिमाग लगाए तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को कॉमन ले लेते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 20 अपॉन में 0.1, 20 अपॉन में 0.1 माइनस 30 अपॉन में 0.3, 30 अपॉन में 0.3। सॉल्व करो बच्चों, तो म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई और पॉइंट हटाया तो ये कितना हो जाएगा 200, और यहाँ का पॉइंट हटाया तो ये 300, और 3 से 300 कैंसिल तो 100। तो 200 माइनस 100 इज़ 100, तो क्या आंसर आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू 100, 2 पाई, 100 से 2 कैंसिल तो कितना आ जाएगा। सॉल्व करना हो तो सॉल्व करें, नहीं तो ये आंसर भी चलेगा। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट तो हमने लास्ट क्लास में बताई थी, टेस्ला होती है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। और आपको कभी इसके आगे सॉल्व करने का बोलते हैं, स्कूल वाले बोले नहीं भैया करना पड़ेगा एग्ज़ाम में, तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। याद रखिएगा, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, पाई से पाई कैंसिल, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने कहाँ पर निकाल ली, P पॉइंट पर। अब P पॉइंट पर निकालने के बाद अब बच्चों बताओ P पॉइंट पर निकालने के बाद आप कहाँ पर निकालेंगे, Q पॉइंट पे। तो अगला टारगेट हमारा कौन है, Q पॉइंट। तो चलिए Q पॉइंट पर निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इस बार हम कहाँ पर निकालेंगे, Q पॉइंट पर। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा शायद से आपको यहाँ समझ नहीं आया, तो मैं यहाँ पर अलग एफर्ट लगाता हूँ। देखिए इस बार हम Q पॉइंट पे निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, वो भी किसके कारण, फर्स्ट वायर के कारण और सेकंड वायर के कारण, हाँ है ना। फर्स्ट वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो फर्स्ट वायर में 20 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और ये Q पॉइंट इससे कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। और सेकेंड वायर में करंट जो फ्लो हो रहा है वो 30 एम्पियर फ्लो हो रहा है, देखिए 30 एम्पियर फ्लो हो रहा है, और ये Q पॉइंट इससे कितनी दूरी पर है, तो जवाब है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो बच्चों आपको मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण निकालनी है, 1 के कारण और 2 के कारण निकालनी है, और किस पे निकालनी है, Q पर। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 निकालेंगे। और बच्चों बताओ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 क्या आएगी, तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, फॉर्मूले की चिंता मत करो। और मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q ड्यू टू 2 निकालेंगे तो वो B2, वो फॉर्मूले की चिंता मत करो, फॉर्मूले में रखना ही है। अब हम माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, इस बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। चलो बच्चों, तो देखिए करंट ऊपर फ्लो हो रहा है, देखिए ऊपर फ्लो हो रहा है, तो थंब ऊपर जाएगा। तो बच्चों बताओ Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी, देखिए कहाँ जाएगी, अंदर जाएगी। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है बच्चों, अंदर, ये बात समझ में आई होगी। और 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी, तो बच्चों थंब को सेट करो। तो मैं थंब को सेट कर रहा हूँ, देखिए मैं थंब को सेट कर रहा हूँ, इधर आ जाता हूँ, ये देखिए थंब सेट हुआ। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, थंब नीचे, देखिए थंब नीचे है ना, थंब हमेशा करंट की डायरेक्शन शो करेगा, तो थंब नीचे। तो मैग्नेटिक फील्ड वापस कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ। तो यहाँ पर भी बच्चों बोलो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, अंदर, और दोनों ही अंदर अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, हाँ है ना बच्चों। तो बच्चों बताओ फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए। इसका भी क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए। कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कॉमन आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। और I1 कितना है, तो I1 जो है वो 20 है, और A कितना है, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है।
और यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, और आई कितना है, आई कितना है 30 है तो 30 लिख दिया, और ए कितना है तो ए जो है डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कितनी है 0.1। सॉल्व करो बच्चों, ये कितना आ जाएगा 200, और ये कितना आ जाएगा 300, 200 प्लस 300 इस 500, और 500 को 2 से काटा तो हमारा आंसर जो आएगा, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ क्यू पॉइंट पर, तो म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई, और ये कितना आ गया 500 आ गया, तो 2 से 500 कैंसल, तो ये आ जाएगा 250। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 250 डिवाइड बाय पाई, पाई से पाई कैंसल, तो क्यू पर जो आंसर आएगा बच्चों बता सकते हैं क्या आएगा, तो क्या आंसर आने वाला है बच्चों का, क्या आंसर आएगा, तो 250 इंटू 4 इज़ 1000 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको पी पॉइंट पर निकाल के बता दिया, क्यू पॉइंट पर निकाल के बता दिया। अब आपका होमवर्क है कि आपको किस पॉइंट पर निकाल के दिखाना है, 8 पॉइंट आर पर। कहाँ पर निकाल के दिखाना है बच्चों, 8 पॉइंट आर पर। आर पर कैसे निकालेंगे, तो बच्चों आपको यहाँ पर घचड़ पचड़ दिख रहा है, हौच पौच दिख रहा है, तो जिस तरह से मैंने डायग्राम यहाँ अलग से बनाया था वैसा आप आर पॉइंट के लिए भी अलग से डायग्राम बनाए। कैसा बनेगा बच्चों डायग्राम, मैं थोड़ा सा बता दूँ। ये रहा पहला वायर, ये रहा दूसरा वायर, और ये रहा आर पॉइंट। ठीक है बच्चों, यहाँ से उसकी दूरी कितनी होगी 30 सेंटीमीटर, और इस वायर से दूरी कितनी होगी 10 होगी। ये इतनी सी हिंट भी काफ़ी है, सही है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर होगी, इस वायर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर, और इधर से शायद से बाहर होगी। तो आपको ये सॉल्व करना होगा। चलिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम ऐसा एक और क्वेश्चन कर रहे हैं और टॉपिक को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। ले लीजिए बच्चों स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों, अब हम एक न्यूमेरिकल और करते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या है इस न्यूमेरिकल में। देखिएगा, आपको फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग स्क्वायर कॉइल। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही। यहाँ पर आपको क्या दी हुई है कि स्क्वायर कॉइल दी हुई है। क्या दी है बच्चों, स्क्वायर कॉइल दी है, और करंट कैरिंग है। तो करंट कैरिंग का मतलब इसमें क्या फ्लो हो रहा है बच्चों, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल है, स्क्वायर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल नहीं है, करंट कैरिंग स्क्वायर कॉइल है। और इसकी साइड कितनी है, तो इसकी साइड जो है क्वेश्चन में दी हुई है, साइड इज 2 है। और आपको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर निकालनी है, सेंटर। सेंटर मतलब इस ओ पॉइंट पर, सही है बच्चों, सेंटर पे निकालनी है। तो आप बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें, तो आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत सिंपल है। स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर साइड 4 साइड से मिलके बनता है। तो एक काम करते हैं, हम पहले इस साइड के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो बच्चों बताओ, ये पहली साइड जो है वो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव कर रही है। हाँ सर, पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली, चौथी वाली, चारों की चारों जो है लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। और लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, याद कीजिए बच्चों। तो फॉर्मूला जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ब्लैक पेन से लिखता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है पहले देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूला क्या आपको याद है? सर याद है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। याद है बच्चों? तो बच्चों इससे पहले एक फॉर्मूला लिखवाया था न्यूमेरिकल में, वो कब लगता है? वो लगता है जब वायर इनफाइनाइट है। ये क्या वायर इनफाइनाइट लेंथ का है? जवाब है नहीं, इनफाइनाइट है ही नहीं, इसकी तो लेंथ फिक्स है। इसकी लेंथ कितनी है? 2 है, 2 है, मतलब ये लेंथ फिक्स है। चलो बच्चों, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ यहाँ पर यूज़ होगी। सबसे पहले हम फाई 2 की चर्चा करते हैं। तो बच्चों बताओ फाई 2 क्या होता है? याद कीजिए, किसी ने डेरिवेशन ध्यान से पढ़ा है। ये इस वायर का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इस वायर का एंडिंग पॉइंट है, एक्स और वाई। ठीक है, और यहाँ से ओ से कभी हम एक परपेंडिकुलर डाल दें तो ये डिस्टेंस होगी, कितनी होगी बच्चों? ये 2a है, तो बताओ ये डिस्टेंस क्या होगी? आधी होगी। अरे ये 2a है तो ये 2a है तो ये डिस्टेंस a होगी। ठीक है, तो a डिस्टेंस आ गई।
और ये जो एंगल आएगा इस एंगल को कहेंगे हम फाई 2, याद कीजिए इस एंगल को हम कहेंगे फाई 2, और ये जो एंगल होगा वो होगा -φ1, पर हमें माइनस नहीं, हमें तो एंगल से मतलब है क्योंकि डेरिवेशन के टाइम हमने माइनस माइनस प्लस कर दिया था। तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये फाई 2 होगा और ये एंगल जो होगा फाई 1 होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये फाई 2 कितना होगा और फाई 1 कितना होगा। चलिए आप दिमाग लगा सकते हैं ये एंगल कितना होगा, दिमाग लगा सकते हैं क्या ये एंगल कितना होगा? तो जवाब है आपने लगा दिया। क्यों? देखिए टोटल एंगल कितना होता है 360, हाँ है ना, टोटल एंगल कितना होता है 360। याद कीजिए पहली साइड के साथ 90 बनेगा तो दूसरी साइड के साथ भी 90, तीसरी साइड के साथ भी 90। देखिए मैं यहाँ पर अलग से डायग्राम बना के दिखाता हूँ जिससे क्लियरिटी समझ में आए। देखिए बच्चों ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा 90 होना ही चाहिए, ये एंगल भी कितना होगा 90, ये भी एंगल कितना होगा 90, ये भी एंगल कितना होगा 90। तो कभी हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करें तो बच्चों बताओ फाई 2 कितना होगा? तो जवाब मिल गया होगा, फाई 2 होगा 45 डिग्री और फाई 1 भी कितना होगा 45 डिग्री। तभी तो ये टोटल मिलके 90 बनेंगे। तो यहाँ पर फाई 2 की जगह मैं कितना रख दूँ 45, तो B इक्वल्स टू μ0I। मेरे पास I की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई है तो I को I लिखेंगे, μ0I 4 पाई डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्वेश्चन में A ही है तो डिस्टेंस की जगह A ही वर्ड यूज़ होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस A है और हमारे पास A ही फॉर्मूला है। और फाई 2 की वैल्यू कितनी है तो साइन 45, फाई 1 की वैल्यू भी कितनी है साइन 45। बहुत से बच्चे पूछ रहे होंगे कि सर माइनस रखे, नहीं बच्चों हमने डेरिवेशन के टाइम माइनस माइनस प्लस कर दिया था, बस आपको एंगल की वैल्यू से मतलब है। तो साइन 45 कितना होता है 1/√2, ये भी कितना होता है 1/√2, और ये भी कितना होता है 1/√2। तो 1/√2 इज 2/√2। तो μ0I 4 पाई A इंटू 2/√2, 2 से 4 कैंसिल तो 2 पाई। ठीक है बच्चों, μ0 की वैल्यू रखना चाहे तो रख दें, तो रख ही देते हैं। क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू I डिवाइड में क्या बच्चों पाई A इंटू √2, पाई से पाई कैंसिल। तो ये आपका गंदा सा आंसर आ गया जो कि ठीक है चलेगा। 4 इंटू 10⁻⁻7 I डिवाइड बाय A√2 टेस्ला। पर बच्चों बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ किसके कारण आई है? फर्स्ट वायर के कारण। अब बच्चों बताओ फर्स्ट वायर के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड आई है तो सेकंड वायर के कारण क्या आएगी? तो आप कहेंगे सर यही आएगी। क्यों? क्योंकि करंट तो उसमें सेम ही फ्लो हो रहा है, करंट सेम फ्लो हो रहा है, और डिस्टेंस भी जो होगी वो सेम ही होगी, एंगल भी क्या होगा 45 ही होगा। चारों वायर सेम ही तो है, सेम ही तो साइड है। अब बच्चों बताओ चारों वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी? ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम राइट हैंड थंब रूल बता दें। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि कभी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो आप उस वायर को होल्ड कर लें। इमेजिन करें कि आपने वायर को होल्ड किया है और थंब क्या शो करेगा? करंट की डायरेक्शन। तो ये उंगलियां जो होगी वो क्या शो करेगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। हाँ है ना बच्चों? तो देखिए मैं इसे होल्ड कर रहा हूँ, थंब क्या शो करेगा? करंट की डायरेक्शन। तो उंगलियां जो होगी वो क्या शो करेगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कहाँ की तरफ होगी? अंदर, और अंदर को मैं क्रॉस से शो करता हूँ। सही है। वैसे बताओ इस वायर को होल्ड किया, जो कि होल्ड करने के लिए मेरी हाइट छोटी पड़ रही है, ये होल्ड किया तो ये वापस क्या शो कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। आप होल्ड करके देख सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिर से क्या होगी? अंदर की तरफ होगी। तो इस वायर के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। अब इस वायर के कारण क्या होगी? तो होल्ड करें तो बच्चों बताओ इस वायर के कारण O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? अंदर की तरफ। तो इसे भी क्रॉस से शो कर दें। और इसके कारण क्या होगी? तो देखिए थोड़ा सा मुझे इधर आना पड़ेगा। देखिए इसे होल्ड कर लूँ, राइट हैंड से ही होल्ड करना है, याद करना, भले से आप अपने शरीर को कितना भी घुमा ले। ठीक है, राइट हैंड से होल्ड किया, थंब जो है करंट की डायरेक्शन शो करेगा, तो उंगलियां जो होगी वो क्या शो करेगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। तो चारों केस में मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O क्या होगी बच्चों? तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो 4 टाइम्स होगी। सर 4 गुना क्यों होगी? क्योंकि एक के कारण इतनी, तो 4 गुना
चारों ऐड हो रही है तो 4 गुना हो जाएगी, तो 4 गुना 4 इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। थोड़ा गंदा सा आंसर है पर जो भी है वो आंसर है, अपॉन में a√2। तो आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 16 बाय a√2 10⁻⁻7 I टेस्ला। दिस इज योर आंसर। क्लियर है बच्चों? और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने क्रॉस से शो ही कर दी, इनसाइड द पेज है। तो जल्दी से इसे लिख ले। हम एक और न्यूमेरिकल कर रहे हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा हो रहा है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर ले। चलिए बच्चों, अब एक फाइनल न्यूमेरिकल करते हैं और आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। पर ये न्यूमेरिकल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपकी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर आर केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब 2 वायर है। फर्स्ट लॉन्ग वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला वायर है, ये दूसरा वायर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दिख ही रहा है। दे कैरी करंट I1 इज 2 एम्पियर। फर्स्ट में 2 एम्पियर करंट है और सेकंड में कितना करंट है, 1.5 एम्पियर, दिख ही रहा है। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पॉइंट P पर। P पर क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो चलिए देखते हैं क्या है, क्या क्वेश्चन सिंपल है या टफ है, तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, तो बच्चों पहले फॉर्मूले से चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूला बच्चों, इस बार वायर जो है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो इसका फॉर्मूला आपको याद होगा। फॉर्मूला होता है μ0 I अपॉन में 2πa। सही है बच्चों। तो पहले मैं फर्स्ट वायर के कारण निकालना चाहूँगा। तो फर्स्ट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ही है, तो μ0 I कितना है बच्चों, इसमें I1 दे देता हूँ। तो I1 जो है 2 एम्पियर है और अपॉन में क्या होता है बच्चों, तो 2πa। और a जो है क्वेश्चन में देखिएगा, ये फर्स्ट वायर है, ये फर्स्ट वायर से ये जो P पॉइंट की डिस्टेंस है कितनी है, 4 सेंटीमीटर। और 4 सेंटीमीटर को क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.04, ठीक है। सॉल्व करता हूँ तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर μ0 तो पता ही होना चाहिए क्या होता है, 4π इंटू 10⁻⁻7, ऊपर कुछ भी नहीं बचा है। और नीचे कितना है, पाई इंटू 0.04, और 0.04 को आप 4 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं बच्चों। मैथ्स तो इतना तो आना चाहिए, ठीक है। 4 से 4 भी क्या हो गया, कैंसर। तो बच्चों -2 से -7 कैंसर। तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट पॉइंट के कारण कितनी आएगी, 10⁻⁻5 टेस्ला। आप सिर्फ कैपिटल T भी लिख सकते हैं, सही है। अब B1 का मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया, अब डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन के लिए बच्चों राइट हैंड थंब रूल को दिमाग में बिठा लो। तो बच्चों ये रहा करंट, और करंट की डायरेक्शन कौन शो करता है, थंब। तो मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर क्या होगी, इनसाइड होगी कि नहीं होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होने वाली है वो क्या होने वाली है बच्चों, इनसाइड होने वाली। अंदर देखिए, अंदर, ठीक है, ये अंदर मतलब बोर्ड के अंदर, ठीक है, बोर्ड के अंदर। अब हम I2 के कारण निकालते हैं तो इतनी तामझाम नहीं करते हैं, सीधे से लिखते हैं। तो B2 का आंसर क्या होगा, μ0 करंट। तो करंट कितना है बच्चों, 1.5 एम्पियर, सही है। और अपॉन में 2πa, और a डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस कितनी है मैं एक बार चेक कर लूँ। डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, मैंने गलती से 1.5 लिख दिया। तो डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 3 है। सॉल्व करते हैं तो μ0 तो होता है 4π इंटू 10⁻⁻7, और इंटू कितना बच्चों, 1.5, और डिवाइड बाय कितना, 2π इंटू 3 सेंटीमीटर। और 3 सेंटीमीटर को आप क्या लिखेंगे, 3 इंटू 10⁻⁻2, सही है। तो बच्चों कुछ कट रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल सही। 4 इंटू 1.5 इज 6,
और 2 3 जा 6, 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल। तो इस बार भी आंसर जो आया है 10 टू द पावर -7 और 10 टू द पावर -2। मैं फिर से समझा दूँ, देखिए पाई से पाई कैंसिल, 4 इंटू 1.5 6 होता है और 2 इंटू 3 भी 6 होता है, तो 6 से 6 कैंसिल और 10 टू द पावर -7 और 10 टू द पावर -2 से तो 10 टू द पावर -5 क्या आ जाएगा टेस्ला। अब बच्चों डायरेक्शन की बात आती है तो डायरेक्शन देखते हैं क्या है। तो इसके कारण तो डायरेक्शन क्या थी अंदर अंदर। अब इसके कारण क्या होगी देखिएगा, तो इसके लिए मुझे ऐसा होल्ड करना होगा, हाँ है ना बच्चों। तो देखिए होल्ड कीजिए, ये रहा करंट, तो करंट को होल्ड किया तो उंगली फिर से मेरी बोलो कहाँ जा रही है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है क्योंकि बोर्ड पे मैं समझा रहा हूँ, आप कॉपी में तो आप घूम सकते हो, इधर मैं बोर्ड को हिला नहीं सकता, तो मुझे बोर्ड के हिसाब से चलना होता। तो देखिए करंट, तो उंगली मेरी कहाँ जा रही है, फिर से अंदर ही जा रही है। कहाँ जा रही है बच्चों, अंदर। ये भी अंदर, दोनों अंदर है। तो बच्चों नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो बच्चों नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी दोनों का एडिशन होगी। तो 10 टू द पावर -5 और 10 टू द पावर -5 मिलके बन जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। बच्चों आप गच्चा खा गए ना, बहुत से बच्चे बोल रहे थे 10 टू द पावर -10 टेस्ला, नहीं 10 टू द पावर -5 प्लस 10 टू द पावर -5 इज 2 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। क्लियर है बच्चों। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख भी दिया, ये फर्स्ट का आंसर आ गया। अब मुझे सेकंड का आंसर बताओ, सेकंड में नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी। तो क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा पहले तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूँ जिससे क्लियरिटी बन जाए। चलो बच्चों बताओ सेकंड क्वेश्चन क्या है। इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स इन सेकंड वायर, व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि कभी हमने सेकंड वायर में करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। देखिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पर बनाता हूँ। फर्स्ट वायर में तो करंट ऊपर ही जा रहा है और सेकेंड वायर में करंट की डायरेक्शन क्या कर दी बच्चों, चेंज कर दी। पॉइंट में कोई चेंज नहीं किया, पॉइंट तो वही है, ठीक है। तो देखते हैं क्या चेंज आएगा आंसर में, ठीक है। तो आंसर तो यही रहेगा 10 टू द पावर -5 टेस्ला, क्योंकि ना तो डिस्टेंस में कोई चेंज किया है ना करंट में चेंज किया, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज किया है। तो आंसर तो यही आएगा दोनों का। अब देखिएगा, अब बच्चों इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इनसाइड होगी पहले की तरफ, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज ही नहीं किया है फर्स्ट वायर में। अब बच्चों जैसे ही अपन ने इसकी डायरेक्शन पहले इधर थी, इस बार डायरेक्शन चेंज कर दी, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या चेंज आएगा। तो लगाओ बच्चों लगाओ, मैं इधर से आता हूँ। तो ये रहा करंट, और बच्चों बताओ P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बाहर की तरफ। तो यहाँ पर तो इनसाइड आएगा, यहाँ पर आउटसाइड आएगा। 10 टू द पावर -5 टेस्ला और ये भी 10 टू द पावर -5 टेस्ला। ये इनसाइड है वो आउटसाइड है, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इस बार क्या होगी, कैंसल आउट होगी। तो इस बार जो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी बच्चों, ज़ीरो आएगी। क्या आएगी बच्चों, ज़ीरो आएगी। क्यों आएगी ये मैं अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ, क्योंकि फर्स्ट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है वो इनसाइड आ रही है, और सेकंड के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, आउटसाइड। और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल। दोनों सेम क्वांटिटी, तो सेम क्वांटिटी कैंसिल करके क्या आंसर देगी, ज़ीरो। चलो बच्चों जल्दी से इसे नोट डाउन कर ले। आज का लेक्चर बहुत बड़ा हो गया और डेरिवेशन भी कर लिए, न्यूमेरिकल भी कर लिए। बच्चों आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कभी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जहाँ पर हम बायोट-सेवर्ट लॉ की थर्ड एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, मतलब एक डेरिवेशन करेंगे जिसमें बायोट-सेवर्ट लॉ की मदद से ही वो डेरिवेशन होगा। तो बच्चों तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।